पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो इस एक्स साइड पर गैदर हो जाएगा और ये एक हाफ साइड जो है ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से भर जाएगी। और ऑन द अदर साइड, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके एक्स साइड पर चले गए हैं, तो यहाँ पर जो बाकी एटम्स रह गए उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से बैटरी से करंट जाएगा और ए पॉइंट पर मैक्सिमम करंट पास होगा। अब ए पॉइंट के बाद यहाँ पर करंट जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो पैरेलल सर्किट है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। इस चैनल पर हम करते हैं फिजिक्स के टॉपिक्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आने वाले इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज हम करने जा रहे हैं 2015 बायोलॉजी पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 4। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 31। A metal ring screens a piece of equipment from a magnetic field. Which metal should be used for the ring and why? तो हम रिंग के लिए आयरन यूज करेंगे, क्योंकि आयरन मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कैरी नहीं करता। इसका फायदा ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फौरन आयरन भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर लेता है, जिसमें स्क्रीनिंग में इजी होती है। तो आयरन हम यूज करेंगे। ऑप्शंस को रीड करते हैं। कॉपर, नो, क्योंकि कॉपर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करता है, इस वजह से हम कॉपर को यूज नहीं करेंगे। आयरन, the metal carries the field lines around the equipment. Yes, ये मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करता है अराउंड इक्विपमेंट, तो इस वजह से हम आयरन को यूज करते हैं। तो सी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। A positively charged rod is brought near to an insulator uncharged conducting sphere. What are the charges on side x and y of the sphere? तो x and y पर कौन सा चार्ज होगा ये हमने फाइंड करना है। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज को एक न्यूट्रल स्फीयर के करीब लेके आएंगे, तो वी नो दैट ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो इस एक्स साइड पर गैदर हो जाएगा और ये एक हाफ साइड जो है ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से भर जाएगी। और ऑन द अदर साइड, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके एक्स साइड पर चले गए हैं, तो यहाँ पर जो बाकी एटम्स रह गए उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वाई साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक्स साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिवली चार्ज, नो। बोथ एक्स एंड वाई आर नेगेटिवली चार्ज, नो। सी ऑप्शन है एक्स इज पॉजिटिव, नो, एक्स तो नेगेटिव है, एक्स साइड जो है लेफ्ट साइड नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो पॉजिटिव उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। डी ऑप्शन है एक्स इज नेगेटिव चार्ज एंड वाई इज पॉजिटिव चार्ज। यस, तो डी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। The diagram shows a circuit where must an ammeter be connected to measure the smallest current. हमने स्मॉलेस्ट करंट फाइंड करना है कि किस पॉइंट पर होगा। यहाँ से बैटरी से करंट जाएगा और ए पॉइंट पर मैक्सिमम करंट पास होगा। अब ए पॉइंट के बाद यहाँ पर करंट जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो है पैरेलल सर्किट है। तो जहां पर करंट टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा हो उस तरफ कम जाता है। तो यहाँ पर 20 की रेजिस्टेंस है, तो मीन कि इस तरफ करंट की अमाउंट कम होगी, और दूसरी तरफ 10 रेजिस्टेंस कम है, तो इस तरफ ज्यादा करंट पास होगा। तो मीन 20 साइड पर करंट जो है वो कम होगा सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पर करंट सबसे कम होगा, क्योंकि इसके बाद दोबारा से दोनों करंट जो है वो कंबाइन हो जाएंगे और लास्ट रेजिस्टेंस में से पास करेंगे। तो डी पॉइंट पर फिर मैक्सिमम करंट होगा, तो सबसे कम करंट जो है वो सी पॉइंट पर ही होगा। MCQ 34 देखते हैं। Two resistors of resistance 30 ohm and 60 ohm are arranged in parallel. The current in the 30 ohm resistor is 0.6 ampere. What is the potential difference across the 60 ohm resistor? तो जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि ये पैरेलल सर्किट है और पैरेलल सर्किट में दोनों रेजिस्टेंस के वोल्टेज इक्वल होंगे। जितने वोल्टेज 30 ओम रेजिस्टेंस के होंगे उतने वोल्टेज ही 60 ओम रेजिस्टेंस के होंगे। तो अगर हम 30 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकाल लें तो वो 60 ओम के भी सेम होंगे। तो 30 ओम रेजिस्टेंस के वोल्टेज मेजर करते हैं, तो वी नो दैट V इज इक्वल टू होता है IR। I की वैल्यू यहाँ पर है 0.6 और रेजिस्टेंस R की वैल्यू 30 रेजिस्टेंस के लिए 30 ओम है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 वोल्ट। इट्स मीन कि 60 ओम रेजिस्टेंस के वोल्टेज भी 18 है और 30 ओम रेजिस्टेंस के वोल्टेज भी 18 ही है। दोनों के सेम है, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा।
MCQ 35 देखते हैं. The circuit shows 3 resistors in series connected to a battery. Each resistor has a voltmeter across it and 2 of the voltage are shown. What is the potential difference across the resistors R? रेजिस्टर R के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. ये सीरीज में लगी हुई रेजिस्टेंस है तीनों, तो वी नो दैट सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं. यहाँ पर 10 वोल्टेज है, यहाँ पर 18 वोल्टेज है, टोटल 40 है. तो हम 40 में से 10 और 18 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी वोल्टेज बचेंगे वो इस रेजिस्टर को मिलेंगे. तो 40 माइनस 18 माइनस 10, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 12 वोल्ट. तो यानी कि रेजिस्टर R को 12 वोल्टेज मिलेंगे. तो ए पार्ट करेक्ट है. MCQ 36 देखते हैं. A teacher moves a magnet into and out of a coil of wire as shown in order to demonstrate electromagnetic induction. Which statement is correct? तो हम statements को read करते हैं. First statement है as the magnet is moved into the coil, the left hand end of the coil becomes S pole. वो कह रहा है कि left hand end ही S pole बन जाएगा जब magnet inside the coil move करेगा. तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जब मैग्नेट इनसाइड द कॉइल मूव करेगा तो लेंज लॉ इस मैग्नेट की मोशन को अपोज करेगा. तो अपोज करने के लिए उसे यहाँ पर वो पोल जनरेट करना है जो इसको रिपेल करे. तो नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल रिपेल करता है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल इंड्यूस्ड होगा, लेकिन उसने यहाँ पर कहा है कि साउथ पोल इंड्यूस्ड होगा. इट्स मीन ए पार्ट करेक्ट नहीं है. स्टेटमेंट बी को रीड करते हैं. एज द मैग्नेट इज टेकन आउट ऑफ द कॉइल, लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द कॉइल बिकम्स नॉर्थ पोल. वो कह रहा है कि जब मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करेगा तो ये एंड नॉर्थ बन जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जब मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो पोल जनरेट करेगी जो इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करे, यानी इसकी मोशन को अपोज करे. तो ये दूर जा रहा है तो यानी कि इसे अट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर साउथ पोल जनरेट होना चाहिए, नॉर्थ नहीं. तो ये साउथ पोल जनरेट होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नॉर्थ बताया गया. इट्स मीन बी पार्ट भी करेक्ट नहीं है. सी पार्ट को रीड करते हैं. इंक्रीजिंग द स्पीड एट विच द मैग्नेट एंटर्स द कॉइल इंक्रीज द इंड्यूस्ड वोल्टेज. यस, जब हम मैग्नेट की मोशन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस्ड वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएंगे. तो सी पार्ट ही करेक्ट है. MCQ 37 देखते हैं. A transformer consists of 2 coils which are wound onto a metallic core. Which type of voltage is supplied to the transformer and which metal is used to make the core? तो कोर बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज करेंगे और ये वोल्टेज कौन से होंगे? तो we know that अगर ट्रांसफार्मर में दोनों ही कॉइल्स जो हैं वो एक कोर पर बाउंड की गई हैं तो हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज देने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से ही सेकंड कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होंगे. तो वोल्टेज तो अल्टरनेटिंग ही देंगे. और मेटल हम यूज करेंगे आयरन, क्योंकि आयरन जो है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को फौरन चेंज करेगा, जिसकी वजह से सेकंड कॉइल में भी वोल्टेज इंड्यूस्ड होंगे. तो ए पार्ट ही करेक्ट है. MCQ 38 देखते हैं. A nucleus of polonium-84-215 decays by emitting an alpha particle and the resulting nucleus then decays by emitting a beta particle. What is the nucleon number and proton number of the final nucleus? तो पहले अल्फा पार्टिकल डिके हुआ है तो हम देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल डिके होने की वजह से एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर कैसे चेंज होता है. We know that अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 है एंड एटॉमिक मास 4 है. तो इस पोलोनियम का एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो जाएगा तो ये आ जाएगा 82 और एटॉमिक मास 4 डिक्रीज हो जाएगा तो ये आ जाएगा 211. अब यहाँ पर बीटा पार्टिकल को डिके करवाते हैं. बीटा पार्टिकल वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन डिके होता है तो एटॉमिक मास पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो 211 ही रहेगा. पर एटॉमिक नंबर 1 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है तो वो 83 हो जाएगा. तो न्यूक्लियन नंबर जो है वो 211 है और प्रोटॉन नंबर 83 है. तो ये बी पार्ट करेक्ट होगा. A radioactive material decays by this process. What is particle X? तो we know that कि अगर आपका एटॉमिक मास चेंज नहीं हो रहा लेकिन एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो रहा है, इट्स मीन इस एटम ने बीटा डिके किया और बीटा जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं. मीन ये जो एक्स है ये इलेक्ट्रॉन है. तो ऑप्शंस को देखते हैं. एन इलेक्ट्रॉन, यस एक्स इलेक्ट्रॉन ही है तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा. MCQs 40 देखते हैं. The half life of a radioactive isotope is 24 hours.
A sample of these isotopes produce an initial count rate of 720 counts per second. How long does it take for the count rate to fall 90 counts per second? तो काउंट रेट 720 to 90 डिक्रीज हुआ है, तो हम देखते हैं ये काउंट रेट कितनी हाफ लाइफ में डिक्रीज हुआ है। तो जब फर्स्ट हाफ लाइफ पास होगी तो ये 720 जो है हाफ हो जाएगा, क्योंकि हर हाफ लाइफ के बाद जो काउंट रेट है वो हाफ हो जाता है। तो 720 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। और सेकेंड हाफ लाइफ में जो हमारे पास काउंट रेट फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आया है यानी 360, वो फर्दर हाफ हो जाएगा। तो 360 का हाफ हो जाएगा 180। हमने काउंट रेट 90 ऑब्टेन करना है कि 90 काउंट रेट कितनी हाफ लाइफ के बाद आता है। तो थर्ड हाफ लाइफ पास होगी, जो हमारे पास काउंट रेट है 2 हाफ लाइफ के बाद यानी कि 180, वो फर्दर हाफ हो जाएगा और ये हाफ होकर आ जाएगा 90। इट्स मीन कि आपका 3 हाफ लाइफ के बाद काउंट रेट 720 to 90 आ जाएगा। तो हमने अब देखना है कि 3 हाफ लाइफ पास होने में कितना टाइम लगता है। एक हाफ लाइफ स्पेंड होने में हमारा टाइम है 24 आवर्स, ये हमें बताया गया। और 3 हाफ लाइफ पास होने के लिए हमें टाइम फाइंड करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे, जो कि आंसर आ जाएगा 72। तो बी पार्ट करेक्ट है। ओके बच्चों, ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है। इससे पहले किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।